अगर कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं तो कुछ रिश्ते कर्म के भी होते हैं। इन मछुआरों का जन्म अगर माँ की कोख से होता है तो वो माँ गंगा का आंचल ही है जहाँ इनका पालन पोषण होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है भागलपुर। भागलपुर अगर अपनी मंजूषा कला, अपनी मधुबनी कला, अपने रेशम के लिए मशहूर है तो यही भागलपुर विक्रमशिला गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन सेंचुरी के लिए भी विख्यात है। लगभग 60 किलोमीटर में फैली यह सेंचुरी भारत की इकलौती डॉल्फिन सेंचुरी है। ये शहर भले ही बहुत प्राचीन हो, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच बहुत ही नवीन और बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि ये जानते हैं कि धीरे धीरे विलुप्त होते हुए हमारे राष्ट्रीय जलजीव गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इनकी सोच और इनके प्रयासों के सामने अपना शीश झुकाते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ भागलपुर का ये एपिसोड। इस कड़ी में जानूंगा कैसे मछुआरे बचा रहे हैं गैंजेटिक डॉल्फिन्स को। चखूंगा ऐसी दुकान का जायका जिसकी धूम महान गायकों से लेकर क्रिकेट के सितारों तक है। किशोर कुमार के यहाँ हमारा मीठा जाता था। देखूंगा कैसे संजो रहे हैं भागलपुर की मंजूषा हस्तकला को वहां के कलाकार। जाऊंगा भागलपुर के उस क्षेत्र जहां पाई जाती है गरुड़ की 6 प्रजातियां। अजब तरीके से बनी भेल का चखूंगा स्वाद। होगी समीक्षा भागलपुर में नमामि गंगे के गंगा को साफ रखने के प्रयासों की। सिल्क सिटी में देखूंगा सिल्क उद्योग को करीब से। जाऊंगा बिहार और झारखंड के एकमात्र टर्टल रेस्क्यू सेंटर। नालंदा से भागलपुर लगभग 186 यानी 186 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात रिश्तों की चल ही निकली है तो एक रिश्ता गंगा और डॉल्फिन का भी है। कहा जाता है कि गंगा जब धरती पर अवतरित हुई थी तब खुशी से झूमते गाते जो जीव उनके आगे चल रहे थे उनमें से एक डॉल्फिन भी था। 1991 में ये क्षेत्र जो है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य में घोषित हुआ। बिहार की दूरदृष्टि देखिए, जबकि लोग परिचित नहीं थे कि डॉल्फिन नदियों में होता है ये भी नहीं जानते थे। समुद्र की जो है ये प्रजाति है ये जानते थे। जी, पिछली बार जब आया था तब बहुत कम लोग थे, आपने तो पूरी सेना खड़ी कर दी है। संरक्षण के तो असली सूत्रधार यही लोग हैं जी। ये डॉल्फिन मित्र हैं। डॉल्फिन मित्र, इसकी शुरुआत तकरीबन 2011 में हुई थी डॉल्फिन्स का संरक्षण करने के लिए। हम लोग का मानना है कि जो स्थानीय लोगों की भागीदारी संरक्षण में वो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो डॉल्फिन और गंगा की संरक्षा हो ही नहीं सकती। चूँकि ये नदी में हमेशा रहते हैं तो नदी की निगरानी इनसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। हर जो इनका रिचुअल है वो गंगा से ही शुरू होता है, गंगा में ही ख़त्म होता है। जब शुरुआत की आपने, जब आप इनके पास में गए तब क्या इन लोगों ने पहले बोला कि नहीं ये हमें नहीं करना है? शुरू में जो है कन्विंस करने में दिक्कत थी, क्योंकि इनका जो मानना था कि जिसको कि 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है तो वो फिर डॉल्फिन की संरक्षा करके क्या करेंगे। बिल्कुल सही। तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, लेकिन चूंकि गंगा इनकी है, जो ऑनरशिप की जो फीलिंग है वो धीरे धीरे इनमें डेवलप जो है सो हुई। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनके हाथों में हथियार नहीं है, बंदूकें नहीं है, लेकिन फिर भी ये निगरानी कर रहे हैं, जो कि कोस्ट पे काम करते हैं, ये नदी के ऊपर वही काम करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा समय भी देखा आपने जब बहुत दिखती थी और उसके बाद कम हो गई? 2002-3 में देखे थे ज़्यादा लोग। अच्छा। और 7-8 के बीच में जो है कम दिखने लगा।
और आपको क्या लगता है क्या कारण था कि कम होने लगी? हमको यही कारण है कि तो उस टाइम जो है मछुआरा उतना जानता नहीं था। मछुआरा जो है वो जान के भी उसका शिकार करता था। 2017-18 से जो है मछुआरे लोग कुछ सुधार आया है और मछुआरे लोग जो है डॉल्फिन का शिकार जानबूझ के नहीं कर रहे। जी, विश्व में 4 प्रजातियां हैं डॉल्फिन की, जिसमें से एक सिर्फ भारत में मिलती है। तो सोचिए कितनी हमारे लिए प्रिय है और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये डॉल्फिन का रहना। आप लोगों को अपने ही लोगों से खतरा होता है कभी? एंटी सोशल्स जो हैं मसलमैन, पूरे नदी को इन लोगों ने आपस में बांट लिया है माफियाओं ने। हमारे टीम के ऊपर 3-3 बार गोलियां चली, लेकिन ये उससे डरे नहीं, ये डटे रहे और ये अपना कार्य करते रहे। क्या बात है, ना जोर से दबे ना गोलियों के डर से। अगर ये 2011 में आप डॉल्फिन मित्र नहीं बनते तो आज डॉल्फिन्स की संख्या जो है वो इतनी होती जितनी आज थोड़ी सी बड़ी है। नहीं, तब तो देखने के लिए नहीं मिलता। देखिए, अगर ये डॉल्फिन मित्र नहीं होते, अगर चौधरी सर जैसी कोशिशें नहीं होती तो आज शायद हमें भागलपुर में डॉल्फिन देखने को मिलती ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉल्फिन्स को बचाना क्यों ज़रूरी है? डॉल्फिन को बचाना इसलिए जरूरी है कि उसको देखने ही में अच्छा लगती है। गंगा माई का उत्सव है। चलिए काम करते हैं, गंगा मैया को और खुश करते हैं। गंगा मैया के लिए ये गीत गाते हैं। शफा खुदा दे तो साइज क्या है, स्वाद हाथ का हो तो जगह क्या है। तभी तो भागलपुर की एक छोटी सी दुकान की जलेबी और पूरी सब्जी की धूम महान लेखक, गायक और क्रिकेट की दुनिया के सितारों से होते हम तक पहुंचती है। हमारे देश में खाने की कुछ चीजें ऐसी हैं जो उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर जगह मिलती हैं। और चाहे समोसा हो, जलेबी हो, कचौरी हो, हर जगह मिलती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे प्रांत बदलते जाते हैं, जैसे जैसे शहर बदलते जाते हैं, इनका स्वाद बदलता जाता है। अब जो कचौरी मुझे भागलपुर में मिलेगी उसका स्वाद मुंबई की कचौरी जैसा थोड़ी ना होगा। और उड़ते उड़ते मैंने ये खबर सुनी है सर कि यहाँ पे कोई नामचीन गायक भी खाना यहाँ से मंगाते थे। किशोर कुमार के यहाँ हमारा मीठा जाता था पंतुआ करके। पर उनका भागलपुर से रिश्ता था कोई? हाँ, यहाँ उसका ननिहाल है आदमपुर में। कब की बात है? 1934 में हमारी दुकान खुली है जी। 58-60 का बात है। तो तब यहाँ कौन हुआ करते थे? आपके पिताजी? बाबूजी। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो है जी, वो फिल्म देवदास के राइटर जी, वो यहाँ आके बैठते थे। वो बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिसमें एक उपन्यास है आवारा मसीहा, हाँ। जिसमें हमारे बाबूजी का नाम इस दुकान का वर्णन है। देवदास के राइटर थे, वो इसी दुकान में आके बैठा करते थे। महेंद्र सिंह धोनी भी खाया यहाँ। टूर्नामेंट चल रहा था सेमिस में जी। वो यहाँ आके बैठ के खाया। अब इतने बड़े बड़े नाम आपने ले लिए तो वो टेस्ट करवाइए ना, क्या खासियत है? ये बहुत मीठी जलेबी तो जलेबी होती है भैया। अब इसके साथ में आपने बोला आलू पूड़ी। हाँ, ये पूड़ी गेहूं के आटे से बनती है? नहीं, ये मैदा का बनता है। मैदा का बनता है। इसमें क्या छोले हैं? छोले भी है, आलू है, थोड़ा पनीर है। थोड़ा पनीर भी है। खाने से पहले मेरे मुंह में पानी आ रहा हाँ, खाइए ना पहले। है। एकदम घर जैसा खाना। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये पूड़ी और ये जलेबी खिलाने के लिए। आगे है, जानूंगा कैसे होता है 3 रंगों का इस्तेमाल भागलपुर की मशहूर मंजूषा हस्तकला में। विष्णु के वाहन से होगी मुलाकात उन्हीं की पृष्ठभूमि में। लूंगा मजा भागलपुर के अंदाज से बनी भेल का। देखेंगे कैसे गंगा को निर्मल और अविरल रख रहा है नमामि गंगे। जानूंगा कैसे बनता है भागलपुर का मशहूर सिल्क। हमारे देश की विरासत यहाँ के जर्रे जर्रे में है। बिहार की मंजूषा कला अगर देश की सीमाएं तोड़कर दुनिया भर में जानी जा रही है तो वो कमाल है इन कलाकारों का, जो इस लुप्त हुई लोक कला को जिंदा रखे हैं। और साथ ही युवा शक्ति के हाथों में इस कला का आने वाला कल भी सुनिश्चित है। भागलपुर सिल्क के बारे में तो हम सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भागलपुर एक अत्यंत प्राचीन भारतीय पारंपरिक कला का केंद्र भी रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मंजूषा कला की। अगर वैदिक इतिहासकारों की माने तो ये कला सिंधु घाटी सभ्यता में भी विकसित थी। सोचिए कितनी प्राचीन कला है। लेकिन 1930 तक ये कला पूरी तरह से भारत में विलुप्त हो गई थी।
लेकिन तब 1932 से लेकर 1940 के बीच भागलपुर में जो कलेक्टर हुआ करते थे WG आर्चर, उन्होंने दोबारा इस कला को ढूंढा और प्रोत्साहित किया। और आज मैं यहाँ भागलपुर में एक बहुत ही सम्मानित कलाकार के साथ में बैठा हूँ इसी मंजूषा कला को लेकर। मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित जी और उनकी माता वरिष्ठ मंजूषा कलाकार निर्मला देवी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मंजूषा का अर्थ क्या होता है? मंजूषा एक बहुमंजिलीय इमारतनुमा एक नौका थी। लोक गाथा, लोक मान्यता के आधार पर सती बिहुला देव शक्ति को चुनौती देने के लिए जल मार्ग से स्वर्ग की यात्रा की और देव शक्ति को चुनौती देकर अपने मृत पति को जीवित कर लाई। तो जिस जल वाहन में वो गई थी उसे मंजूषा कहते हैं। मेरा जो मानना है कि एशिया की ये पहली वो लोक कला, वो पारंपरिक कला है जो संपूर्ण कथा चित्र है। इसमें इतनी डिजाइन है, इतनी संभावनाएं हैं कि हजारों प्लेट मंजूषा के अगर बना दें तब भी कम है। ये इसकी खासियत है। एक और खासियत ये कि इसमें सिर्फ 3 रंगों का इस्तेमाल होता है। तो 3 ही रंग क्यों? उस समय प्राकृतिक रंगों का जो इस्तेमाल किया जाता था साधारण रूप से उपलब्ध था जी। इसमें बेसिक कलर हरा, गुलाबी और पीला होता है। हरा, गुलाबी और पीला होता है। और ये भी क्या सत्य है कि ये सिर्फ सीधे क्या रेखाएं बनाई जाती हैं इस कला के अंदर? आप देख रहे हैं कलाकार लोग काम कर रहे जी। हैं, बच्चे लोग तो डायरेक्ट ब्रश को उठाते हैं और डायरेक्ट रंग भरते जाते हैं। हाँ, डिजाइन बनाना शुरू कर देते हैं। मनोज जी, आपको मंजूषा गुरु की उपाधि मिली है, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे घर में मेरी माता जी करती थी, वहाँ से मेरा शुरुआत हो गया। ये स्कूल के सामने बैठी हैं जो, नमस्ते, आपने कहाँ से सीखा? छोटे में जबकि 16 साल का उम्र था तो इसी तरह बनाते थे। पहले तो कच्चा रंग होता जो होली खेलता है वही रंग से बनता था। बनाते बनाते जब मनोज जी बड़े हो गए तो इनको हम सिखा दिए, बेटा तुम आगे बढ़ो। मैं देख रहा हूँ आपका एक कुर्ता जो आपने पहना है, इस पे भी ये मंजूषा कला है। इनके दुपट्टे पे, सूट में, या शॉल दुपट्टा पे? में, शॉल में, साड़ी में, सब चीज़ में बनता है। मेरा मानना था कि कोई कला तभी जीवित रहेगा जबकि कलाकार जीवित रहेंगे। मैंने 10,000 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। आज यहाँ पे हजारों लोग जो है वो रोजी रोटी कमा रहे हैं सिर्फ मंजूषा कला से। बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़रूरी है हम लोगों का समर्थन और हम लोगों का प्रोत्साहन कि इस कला को जिंदा रखने के लिए। शहरों से दूर गांव का ये खुला आसमान, प्रदूषण से दूर गांव की ये साफ हवा, पेड़ों पर बैठे पक्षियों की ये आवाजें, बस यही सब खींच लाती है मुझे यहाँ। गई भैंस पानी में, शायद किसी ऐसे ही दृश्य को देखकर इस बात का इजाद हुआ होगा। खैर, आप ये बताइए, अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो ये बताएं कि भगवान विष्णु की सवारी क्या थी? क्या कहा आपने? आपने कहा गरुड़। बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ, भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ ही थे। पक्षियों का राजा कहलाए जाने वाले इस गरुड़ का जिक्र पौराणिक काल से चला आ रहा है। हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में गरुड़ से जुड़ी न जाने कितनी कहानियाँ हैं। वक्त के साथ साथ हम इंसानों की संख्या तो बढ़ती गई, पर इस अद्भुत गरुड़ की संख्या इतनी कम हो गई कि हम में से शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने गरुड़ को जीते जागते देखा है। और जिन्होंने देखा है वो लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं, जैसे कि मैं। आपको याद होगा पिछली बार जब मैं भागलपुर आया था तब मुझे गरुड़ के दर्शन मिले थे, लेकिन एक केंद्र में जहाँ उनकी देख रेख की जाती है। लेकिन तब से मेरी इच्छा थी कि अगर मैं दोबारा भागलपुर आऊँ तो इस गरुड़ को खुले वातावरण में देखूँ, इन्हें इन्हीं के घर में देखूँ। और मुझे ऐसा बताया गया कि आज मेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। आज मैं भागलपुर के उस क्षेत्र में हूँ जहाँ भारत में पाए जाने वाली सारी स्टॉक वैरायटीज का प्रजनन होता है। यहाँ कदम के पेड़ों की लचीली डालों पर गरुड़ की 6 प्रजातियों के दर्शन हो सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते राजीव जी। गरुड़ महाराज ने आपको उनके अपने प्राकृतिक आवास में बुला लिया। इन्हें जितना देखो उतना ही कम है। दुनिया के सबसे दुर्लभ स्टॉक हैं ये। जी हाँ, और दुनिया के। मैं ये देख रहा हूँ उनकी संख्या तो धीरे धीरे बढ़ी रही है। मैं जानता हूँ आपकी संख्या भी बढ़ती जा रही है साथियों की। यही तो कम्युनिटी कंजर्वेशन है। दुनिया में सिर्फ 3 जगह पे गरुड़ प्रेजेंट कर रहे हैं, कंबोडिया, असम और बिहार। जी। तो कंबोडिया और असम में इनकी संख्या स्थिर है जी। लेकिन सिर्फ बिहार में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ये जो हमारे यूथ कम्युनिटी से गरुड़ सेवियर देख रहे हैं, गरुड़ गार्जियन देख रहे हैं, इनका साथ अगर नहीं मिलता गरुड़ों की संख्या बिहार में भी नहीं बढ़ती। पर इनका साथ मिलने में कितना वक्त लगा?
कम से कम शुरुआत के 5 साल तो ज़रूर लग गए। इसलिए कि उस समय मैं आता था तो लोग मुझसे बोलते थे ये शहर से आए स्मगलर हैं क्या। वहाँ पे गरुड़ सेवा और पुनर्वास केंद्र बनवाया। अब ये एक परिवार बन गया है, सिर्फ गरुड़ के लिए नहीं, एक आत्म लगाव हो गया है। जी हाँ, हाथ से हाथ मिलाते हैं तो परिवार बन जाता है। ये एक इतने वृक्ष के ऊपर न जाने कितने गरुड़ दिख रहे हैं, कोई खास वजह कि इसी पेड़ के ऊपर है? नहीं, यहाँ पे कम से कम 40-50 पेड़ हैं जिन पे ये अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं। अच्छा। आज तक अगर 15 वर्षों में देखा जाए तो लगभग 250 पेड़ों पर ये अपना प्रजनन स्थल बना चुके हैं। इस पर एक बार एक साथ 23 घोंसले गिने हम लोगों ने। 23 घोंसले मतलब एक घोंसले पे 4 पक्षी बच्चों के साथ, तो आप सोच लीजिए कि 100 के लगभग पक्षी एक पेड़ पर। मैं तो ये सोचूंगा कि इस पेड़ को भी बचाना उतना ही जरूरी हो गया। जब ये 4 लेन बन रही थी तो उस समय वो लोग जो रिक्वायर किए थे सड़क वहाँ पे जा रही थी, और अरविंद सर की ही कृपा है, मेहनत है, उसका रंग लाया जो आज ये पेड़ बचा है, सड़क का डाइवर्सन हुआ है। प्रशासन को हमने कहा कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, मोरली रिक्वेस्ट किया, उनसे ये बताया दुनिया की शान यहाँ है, इसको आप क्यों बर्बाद करेंगे। सारा कुछ मिला के उन लोगों ने मान ली। तो अच्छा, अब आप बताएं, जब तक आप अरविंद जी के साथ नहीं जुड़े तब तक आपके लिए गरुड़ का क्या महत्व था? जानते ही थे गरुड़ विष्णु के वाहन थे, सिर्फ यही जान के हम लोग रह गए थे। जब 2006 में इसकी खोज हुई तो गरुड़ के बारे में हम लोगों को बताया ये कितनी दुर्लभ पक्षी है। यहाँ तक कि हम लोगों ने इस गरुड़ के प्रजनन को बढ़ने के लिए प्लांटेशन भी किया है जिसपे ये रहना चाहते हैं। पीपल हुआ, कदम हुआ, जैसे सेमल हुआ। कितनी प्रोग्रेसिव सोच है यहाँ पे आप लोगों की यार। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, 2019 में जब मैं आया था तब से लेकर अब तक इन 2 सालों में भी क्या संख्या बढ़ी? पहले 550 के लगभग थी आबादी, अब 650 के आसपास हो गई है। बड़ी स्पीड से बढ़ रही है इसका हाँ, मतलब। 15 वर्षों में 78 से 650 हो गई। और फिर हम देखने निकले कि कैसे रहता है गरुड़ गांव के घरों के आसपास। देखिए कितना छोटा सा पेड़ है, 40 फीट हाइट का होगा। इससे छोटे से पेड़ पे 5-6 घोंसले गरुड़ बनाते हैं। एक बड़े गरुड़ का वजन होता है 10 से 11 किलो, तो माँ बाप का वजन हो गया 20-22 किलो। इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं 2 या 3, तो 20 से 30 किलो वजन और बढ़ जाता है। अब सोचिए 50 किलो का वजन उस घोंसले पे रहता है और उस पर ये उछलते कूदते रहते हैं। कितना मजबूती से बना होगा इसका मतलब। और पेड़ों का सिलेक्शन ये कदम के पेड़ पर इसलिए बनाते हैं, इनकी डाल झुकने से जल्दी टूटती नहीं है, लचीली होती है कदम की, पीपल की। और जब मान लीजिए इस पेड़ पे 5 घोंसले हैं, उनमें बच्चे हैं, किसी एक का माँ बाप भोजन लेके आया, बाकी 4 घोंसले में बच्चे शांत हैं, एक ही घोंसले के बच्चे चिल्ला रहे हैं, उनको दूर से पता लग जाता है वो मेरा ही माँ बाप है। कैसे पहचानते हैं? मैं सोचो तो हैरत अंगेज बात है ना कि एक माँ बाप अपने बच्चों के आने से पहले पूरा घोंसला तैयार करता है, उसके बाद जब वो बड़े होते हैं उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन प्रकृति हम लोग से ज़्यादा विद्वान है जी। मासूम है मुस्कान तेरी, सुनहरा है आकाश तेरा, लाग लपेट से दूर बच्चों, मौलिक है व्यवहार तेरा। अब ये तो आप जानते हैं कि मैं खाने के लिए ऐसी वैसी जगह नहीं जाता हूँ, जनरली जाता हूँ स्वाद के लिए। इस बार मैं इस दुकान पे आया हूँ स्वाद से ज़्यादा इनके अंदाज के लिए। मैं यहाँ से निकल रहा था और मैंने इनको देखा कि ये एक भेल टाइप चीज़ बना रहे थे और बड़े कमाल के ढंग से बना रहे थे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इनका भेल बनाने का अंदाज, उसके बाद लेंगे उस भेल का स्वाद। भेल तो मैं मुंबई में भी बहुत खाता हूँ, पर ये भागलपुर की भेल कुछ गजब है। एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड। और ये हो गए तैयार। अब भैया ऐसे कोई इतने स्टाइल से आपके लिए कोई भेल बनाया तो आप कैसे वहां नहीं जा सकते। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आज नमामि गंगे के लगातार होते प्रयास से हर राज्य, हर शहर में गंगा स्वच्छ और घाट सुंदर होते जा रहे हैं। जलीय जीवों को संरक्षण मिल रहा है और गंगा के आसपास रहने वालों को रोजगार। यहाँ भागलपुर में भी गंगा किनारे बसे सुल्तानगंज शहर में 10 MLD क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है। इसके अलावा यहाँ 4 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की बदौलत अगर आज आप किसी भी घाट पर खड़े हो जाएं, तो बस दूर तक आपको दिखेगा साफ बहता पानी और आंखों को सुकून देने वाली गंगा की खूबसूरती।
इसी गंगा किनारे बसे भागलपुर की एक और खूबी है, इसका सिल्क। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से पूरे भारत में प्रख्यात है। साड़ी हो या सूट, सबके उत्पादन में दिन रात लगे हैं भागलपुर सिल्क से जुड़े कारीगर। आप जानते हैं, इतनी तपती धूप में पैदल चलते हुए, पसीना बहाते हुए, इन तंग गलियों से होते हुए मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। कोरोना महामारी की वजह से हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरा है। ज़रा सोचिए, वो सिल्क की साड़ियाँ, वो सिल्क के दुपट्टे, जिसे पहनना शान की बात है, अगर उन्हें बनाने वालों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए तो क्या उन्हें हमारा समर्थन नहीं मिलना चाहिए? मैं आज वही समर्थन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते सर। ये आप ही की फैक्ट्री है? यस। तो क्या कठिनाइयों का सामना किया आपने? कठिनाई यहाँ अब लेबर नहीं मिलता है हम लोग को जी। 1 लाख आदमी इससे जुड़े हुए थे, अभी बहुत घट के समझिए 75% लोग यहाँ इस काम में लगे हुए हैं। उसका कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोग को मजदूरी नहीं उतना मिलता है। पर इन साड़ियों और इन दुपट्टों के दाम तो बहुत बड़े ऊंचे होते हैं। वो ऊंचे होते हैं, तो वो बीच के लोग जो है उसे ज़्यादा दाम में बेचते हैं, हम लोग को उतना मजदूरी देते नहीं है। चलिए, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आज आपका कारखाना वापस चल रहा है। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं लोकल फॉर वोकल में पूरा विश्वास रखता हूं। अच्छी बात यह है कि इस दौर में जब लोगों की हिम्मत उठ गई है, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी। नहीं, हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि ये मेरा पुश्तैनी काम है जी। मेरे दादाजी, मेरे फादर, और फिर हम इससे जुड़ गए हैं। तो मैंने सोचा कि अब ये छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। मैंने ये भागलपुर का जो नाम है सिल्क सिटी, वो सिल्क से ही भागलपुर का नाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कि बनाते क्या क्या आप यहाँ पे? आज के डेट में अच्छा है। अच्छा है ना? बदल रहा है माहौल। बस मैं ये उम्मीद करूंगा कि डिमांड बढ़ती जाए। आगे देखेंगे कैसे बचा रहा है वन विभाग बिहार के कछुओं को। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूं ही भ्रमण कर रहा हूं तो आप गलत हैं। मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूं। मैं आया हूं बिहार के सबसे पहले टर्टल रेस्क्यू सेंटर में, जहां पर तकलीफ से जूझ रहे कछुओं को लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और दोबारा उन्हें उन्हीं के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। पानी में रहकर पानी को शुद्ध करते हैं ये कछुए। भागलपुर में बिहार और झारखंड का एकमात्र टर्टल रेस्क्यू सेंटर है, जहां एक समय पर 200 से 300 कछुओं का इलाज हो सकता है। तो ये जो टर्टल रेस्क्यू सेंटर है, ये कब बना और इसके पीछे का मकसद क्या था? पहले जो कोचिंग करता था, स्मगलिंग करता था, तो हम लोग वन विभाग उसको पकड़ते थे और फिर कोर्ट से, सीजीएम कोर्ट से रिलीज ऑर्डर लेकर उसको जाके छोड़ देते थे। तो लेकिन होता क्या था कि वो कहाँ से स्मगलिंग करके ला रहा है, बोरा में कस करके ला रहा है, बड़ा कछुआ है तो टैगिंग कर देता था, इंजुरी रहता था, हम तो जाके छोड़ देते थे। लेकिन पता नहीं चलता था कि वो जिंदा रहेगा या मर गया। तब विचार आया कि क्यों ना एक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए। रिलीज करने से पहले हम यहाँ रखेंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे, जब वो हेल्दी हो जाएगा देन वी विल रिलीज इट, तब इसको जाके गंगा में छोड़ देंगे। बहुत नेक ख्याल है। क्या कछुओं की जान खतरे में? जागरूकता की कमी है लोगों के बीच में। लोग अपने एक्वेरियम में भी टर्टल को रख रहे हैं जी। उन्हें पता नहीं है कि शेड्यूल 1 का एनिमल है। अगर हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे तो 7 साल का सजा भी हो सकता है जेल का। अनजाने में। आप सुन रहे हैं ना, जो टर्टल है यानी कि जो कछुआ है वो शेड्यूल 1 का प्राणी है, जिसमें शेर हैं, टाइगर हैं, और उन्हें जब आप घर लेकर आते हैं तो आप नासमझी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में एक अपराध भी कर रहे हैं। फर्क मैं कभी समझा नहीं है। मुझे लगता है टर्टल और टॉर्टोइज। टर्टल जो है एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला है, और टॉर्टोइज जो है जमीन पर रहने वाला है। जी। पर देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं ना? देखने में तो सब कछुआ है, लेकिन भागलपुर क्षेत्र में 10-11 किस्म का टर्टल मिलता है। समझे आप? गंगा निर्मल रहनी चाहिए, उसकी निर्मलता को वो बढ़ाते हैं और हम अपनी अज्ञानता से उन्हें मारते जाते हैं।
अभी आपको चलिए एक टर्टल दिखाते हैं। अब जो छोटा छोटा घर देख रहे हैं, सिर निकला हुआ है जी। हाँ, अभी यहाँ पे जो है 11 टर्टल हैं। 11 टर्टल हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, सब रेस्क्यू किए हुए हैं? हाँ, सब रेस्क्यू किया हुआ है। चलिए, इनकी दुआएं तो आपको मिलती होंगी, मुझ जैसे लोगों की भी दुआएं आपको बहुत मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर इंसान है तो करुणा तो होगी। दियों की लौ हो या शम्स का तेज, भागलपुर में ये आरती तो बस यही सिखाती है कि जिंदा हो तो प्यार की रोशनी फैलाओ। गंगा में रहने वाले कछुए धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन्स की जान खतरे में है। गंगा में रहने वाले घड़ियालों की जान खतरे में है। लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम पर गंगा मैया का आशीर्वाद है। गंगा के पानी को वो निर्मल रखते हैं, गंगा को स्वच्छ वो रखते हैं, गंगा की सेवा वो करते हैं, लेकिन उनकी संख्या घटती जा रही है, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि हम पर गंगा मैया का आशीर्वाद है। मेरा तन समझ रहे हैं ना आप? मैं ये नहीं कहता कि मैं और आप लोग जिम्मेदार हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं और आप जिम्मेवार लोग हैं। देखिए, अगर हम आज नहीं समझेंगे तो हमारा आने वाला कल हमें नहीं समझेगा। सहमत है ना? चलिए, मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा आपसे। लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इतिहास में जब हमारा दौर अंकित होगा तो पढ़ने वाले के लिए वो शर्मिंदगी का नहीं बल्कि हर्ष और प्रेरणा का सबक होगा ना? गुड नाइट, शबा खैर।